Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 14th January 2022 and today's video have important MCQs for upcoming nursing competitive exams. So, let's begin. Question number 1. To avoid pulling urinary catheter, एक पेशेंट में यूरिनरी कैथेटर लगा हुआ है। ये कैथेटर बाहर की तरफ ना आ जाए या इसे पुलिंग से बचाने के लिए, खिंचाव से बचाने के लिए क्या करेंगे आप? ऑप्शन ए, इट शुड बी टैप्ड ऑन पेशेंट्स लोअर थाई। इसे आप पेशेंट की लोअर थाई पर फिक्स करेंगे। इट शुड बी टैप्ड ऑन पेशेंट्स अपर थाई। इसे आप पेशेंट की अपर थाई पर फिक्स करेंगे। इट शुड बी टैप्ड ऑन पेशेंट्स लेग। इसे आप पेशेंट के लेग पर फिक्स करेंगे। ऑप्शन डी, पेशेंट शुड कैरी द कैथेटर व्हेन एम्बुलेटिंग। पेशेंट को कैथेटर उसके हाथ में ही पकड़ा दीजिए ताकि वो चलते समय इसे अपने साथ कैरी कर सके। यूरिनरी कैथेटर को पुलिंग से बचाने के लिए आप किस जगह पर फिक्स करेंगे? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। कैथेटर जो ट्यूबिंग है इसे हम पेशेंट की जो अपर थाई है उस पर फिक्स करते हैं ताकि खिंचाव ना आ सके, ये खिंच ना जाए, पुलिंग से बचाने के लिए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 2. A patient is on beta-adrenergic blocking agent. What observation a nurse should make? किसी पेशेंट को आप बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट दे रहे हैं तो इस ड्रग की वजह से कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ऑप्शन बी, डिस्पनिया मीन्स डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ऑप्शन सी, increase in heart rate. Option D, depression. बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट ये मेडिसिन क्या करवा सकती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सिंपल क्वेश्चन, अगर आप किसी क्लाइंट को बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट दे रहे हैं तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। This is the correct answer. Question number 3. A potassium level of 5.4 MEq per L should alert the nurse to assess patient for. किसी पेशेंट में पोटेशियम का लेवल 5.4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाए तो इस सिचुएशन में नर्स को कौन सी फाइंडिंग के लिए अलर्ट रहना चाहिए? ऑप्शन ए, ईसीजी चेंजेस चेक करने चाहिए। कॉन्स्टिपेशन को डिटेक्ट करना चाहिए। पॉलीयूरिया को आइडेंटिफाई करना चाहिए या फिर हाइपरटेंशन की मॉनिटरिंग करनी चाहिए। पोटेशियम का लेवल 5.4 होना क्या बताता है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पोटेशियम का नॉर्मल लेवल पता होना बहुत ही जरूरी है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। यहां पर पोटेशियम का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा है। इस सिचुएशन में पेशेंट में ईसीजी चेंजेस देखने चाहिए। पोटेशियम जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है जो हमारे हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। इसका बढ़ा हुआ लेवल और घटा हुआ लेवल दोनों ही हार्ट के लिए बहुत ही डेंजरस होते हैं। पोटेशियम का यदि आपसे रिच सोर्स पूछा जाए तो आप बताएंगे बनाना।
आइए अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की। नॉर्मल लेवल ऑफ पोटेशियम रेंज फ्रॉम 3.5 टू 5.1 इन अडल्ट्स। अगर आपसे पोटेशियम का नॉर्मल लेवल पूछा जाए तो आप बताएंगे 3.5 से 5.1 के बीच, और इस क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई है वो 5.4 है, यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा है। तो इस सिचुएशन के अंदर पेशेंट की जो हार्ट रेट है वो बदल जाएगी, पेशेंट में अरिथमियास जैसी कंडीशन डेवलप होने की संभावना रहेगी। ईसीजी करवाने पर पेशेंट में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहला है जो टी वेव है वो पीक्ड हो जाएगी यानी बढ़ जाएगी, और जो पीआर इंटरवल है वो बढ़ जाएगा, क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स भी काफ़ी वाइड हो जाएगा, और पी वेव भी एब्सेंट मिलेगी आपको। देखिए ये सभी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको हाइपर कैलीमिया होने पर यानी पोटेशियम की मात्रा बढ़ने पर देखने को मिलेगी। अगर आप नॉर्मल ईसीजी की बात करें तो कुछ इस प्रकार से होती है, लेकिन अब अगर हाइपर कैलीमिया वाले पेशेंट की आप ईसीजी बनाएंगे तो इसमें पी वेव जो है एब्सेंट होगी, उसके बाद जो क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स है वो वाइड हो जाएगा, इसके अलावा जो टी वेव है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। इस तरह से इसमें ईसीजी देखने को मिलेगी। यहाँ पर पी वेव एब्सेंट है, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स काफ़ी ज़्यादा वाइड है, जो कि इस तरह से होना चाहिए था लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा वाइड हो गया, और टी वेव की जो हाइट है वो नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये फाइंडिंग अगर आप कभी भी देखते हैं तो तुरंत आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि इस पेशेंट में पोटेशियम का लेवल हमेशा बढ़ा हुआ है। ये तो थी हाइपर कैलीमिया की बात। एग्ज़ाम में कई बार आपसे हाइपोकैलीमिया के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो इस सिचुएशन में याद रखिएगा हाइपोकैलीमिया होने पर पेशेंट के अंदर यू वेव मिलेगी। अगर पेशेंट की ईसीजी में, जिससे मान लीजिए पेशेंट की ईसीजी में यदि यू वेव आइडेंटिफाई होती है जो कि एग्ज़ाम में मोस्टली पूछी जाती है, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि इस पेशेंट में पोटेशियम की कमी हो गई है, हाइपोकैलीमिया हो गया है। हाइपोकैलीमिया और हाइपरकैलीमिया ये इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट्स may be used during the hypertensive emergency. These drugs work by। आपको बताना है कि अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंसिव एमरजेंसी कंडीशन होती है तो उस सिचुएशन में सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट्स दिए जाते हैं। ये ड्रग्स किस प्रकार से इस पेशेंट को ठीक करती हैं ये आपको बताना है, इसका एक्शन आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड आर्टीरियोर ब्लड, ये वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएंगी। ऑप्शन बी कहता है इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये ड्रग्स जाकर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ा देंगी। ऑप्शन सी कहता है डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम कर देगी। ऑप्शन डी कहता है इनमें से कुछ भी नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट का एक्शन आपको बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करने वाले एजेंट, यानी इनकी एक्टिविटी को डिक्रीज करने वाले एजेंट। सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट देने के बाद पेशेंट का जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये अपना काम करना बंद कर देगा और पेशेंट में जो ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। आपने पढ़ा होगा हमारी बॉडी के अंदर
पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक दो प्रकार के नर्वस सिस्टम्स होते हैं। जब भी हम किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं, करो या मरो की स्थिति में होते हैं, तब हमारी बॉडी को संभालने का काम सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है, और जब हम रिलैक्स मोड में होते हैं तब हमारे बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड रहता है। आइए इससे जुड़े कुछ और पॉइंट्स को जान लें। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 180 और डायस्टोलिक मोर देन 120 with evidence of active and organ damage is called hypertensive emergency। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कंडीशन किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे अगर किसी पर्सन में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 से ज़्यादा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से ज़्यादा हो जाए, या तो पर्सन का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 से ज़्यादा हो जाए या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से ज़्यादा हो जाए, तो इस सिचुएशन में पर्सन के ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं, तो ये कंडीशन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कहलाती है। अब हम बात करते हैं सिम्पैथोलाइटिक एजेंट। ये ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देती हैं, इसके इम्पल्सेस को ब्लॉक कर देती हैं। टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट फॉर योर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 5, a nurse fails to assess a client in physical restraint according to frequency stipulated in the hospital policy. The nurse behavior could legally constitute which of the following? हम सभी जानते हैं कि हॉस्पिटल में कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें कंट्रोल करने के लिए बांधना पड़ता है, रीस्ट्रेन करना पड़ता है। अब किसी पेशेंट को आपने रीस्ट्रेन किया, बेड पर बांधा हुआ है ताकि वो कंट्रोल में रहे या बेड से नीचे ना गिर जाए। इस सिचुएशन में हॉस्पिटल की पॉलिसी थी कि आपको हर 20 मिनट बाद या 1 घंटे बाद उसे जाकर चेक करना है, लेकिन आप किसी वजह से उस पेशेंट को नहीं संभाल पाए उस टाइम पीरियड पर, तो इस सिचुएशन में आपके ऊपर हॉस्पिटल के द्वारा कौन सा चार्ज लगाया जाएगा ये आपको बताना है। ऐसा होने पर फॉल्स इम्प्रेशमेंट किया जाएगा, या फिर ये नेग्लिजेंस कहलाएगा, या फिर ब्रीच ऑफ क्लाइंट प्राइवेसी कहलाएगा, या फिर इसे आप डिफेमेशन कहलाएंगे। सिंपली एक बार फिर से समझिएगा। एज अ नर्स आप किसी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आपकी ड्यूटी थी कि पेशेंट जो कि रीस्ट्रेन में है उसे इतने समय बाद संभालना है, लेकिन किसी वजह से आप उसे नहीं संभाल पाए, तो ऐसा करने पर आपके ऊपर कौन सा चार्ज लगाया जाएगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ पर इस नर्स पर नेग्लिजेंस का चार्ज लगाया जाएगा। नेग्लिजेंस का चार्ज ऐसा होता है जिसमें नर्स का जो काम है लेकिन वो किसी वजह से उसे अगर नहीं कर पाती है तो ये नेग्लिजेंस कहलाएगा। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस इन ह्यूमन इन्फेक्शन विथ एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस। अगर किसी पर्सन को बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, तो इस सिचुएशन में ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में किसे इस्तेमाल करेंगे आप? ऑप्शन ए एसाइक्लोवीर, ऑप्शन बी एडिफोवीर, ऑप्शन सी ओसेल्टामावीर, ऑप्शन डी सीडोफोवीर। The right answer is ऑप्शन सी। इस सिचुएशन में हम ओसेल्टामावीर का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा, जितनी भी वायरस के ट्रीटमेंट में मेडिसिन्स इस्तेमाल की जाती हैं
एंटीवायरल ड्रग्स कहलाती हैं। और इन सभी ड्रग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आप ये चीज़ देखेंगे कि इन सभी मेडिसिन के नाम के पीछे आखिरी में VIR लगा होता है, जैसे कि ओसलैटामावीर। इस तरह से आप एंटीवायरल मेडिसिन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रीनिश कलर ऑफ पस फ्रॉम अल्सर इज ड्यू टू इन्फेक्शन। अगर किसी पेशेंट में अल्सर है और वहाँ से ग्रीनिश कलर का पस निकल रहा है, तो हम इस फाइंडिंग के बिहाफ पर किसका इन्फेक्शन हो सकता है ऐसा प्रिडिक्ट करेंगे। प्रोटियस का, क्लोस्ट्रीडियम का, स्टेफाइलोकोकस का या फिर स्यूडोमोनास का। ग्रीनिश कलर पस किसके इन्फेक्शन के कारण होता है? The right answer is option D. It is due to स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास की वजह से ग्रीनिश कलर पस देखने को मिलता है। Green foul smelling pus is found in certain infections of Pseudomonas aeruginosa। अगर आपसे और स्पेसिफिक आंसर पूछा जाए तो आप बताएंगे स्यूडोमोनास एरिजिनोसा के द्वारा यदि किसी क्लाइंट में इन्फेक्शन हो जाए तो वहाँ से ग्रीनिश फाउल स्मेलिंग पस देखने को मिलेगा। फाउल स्मेलिंग का मतलब है बदबूदार। The greenish color is a result of bacterial pigment pyocyanin that it produces। अब जो पस ये बना रहा है उसमें एक पिगमेंट मौजूद होता है जिसकी वजह से पस का कलर ग्रीन होता है। बाकी अदर इन्फेक्शंस में आप देखते होंगे कि अगर किसी पेशेंट में पस है, मवाद है, तो उसका कलर लगभग पीला होता है, येलो होता है। लेकिन अगर ग्रीनिश पस है तो इसका मतलब है स्यूडोमोनास का इन्फेक्शन है और ये बैक्टीरिया पायोसाइनिन नाम का पिगमेंट रिलीज कर रहा है जिसकी वजह से ग्रीन कलर पस आपको देखने को मिल रहा है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, a client with psychotic disorder refuses to bath or change her clothes. Which of the following intervention is congruent with the role of nurse as mother surrogate? आप किसी साइकोटिक डिसऑर्डर से सफरिंग क्लाइंट को संभाल रहे हैं। ये पेशेंट बात और क्लोथ चेंज करने से मना कर देता है कि मुझे स्नान नहीं करना, मुझे कपड़े नहीं बदलने। ऐसा अगर ये पेशेंट कहता है तो एज अ मदर सरोगेंट नर्स आप क्या करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, अलाउ द क्लाइंट टू मेक डिसीजन अबाउट हाइजीन। पेशेंट को उसके हाइजीन यानी साफ सफाई से संबंधित सभी डिसीजन लेने के लिए फ्री कर देंगे हम, जैसा वो कहेगा वैसा करेंगे। या फिर ऑप्शन बी, असिस्ट क्लाइंट टू बाथ एंड चेंज क्लॉथ्स। आप खुद उस पेशेंट को बात करवाएंगे और उसके क्लोथ्स को चेंज करवाएंगे, उसमें उसकी हेल्प करेंगे। ऑप्शन सी, एनकरेज फैमिली मेंबर्स टू टॉक टू क्लाइंट। आप उस पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को इस बारे में बात करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन डी, पुट द क्लाइंट इन प्राइवेट रूम टू अवॉइड ऑफेंडिंग अदर्स। ऐसे पेशेंट्स को ठीक करने के लिए प्राइवेट रूम में बंद कर देंगे ताकि दूसरे पेशेंट इससे प्रभावित ना हो। कौन सा स्टेटमेंट आपके हिसाब से यहां सही रहेगा? The right answer is option B. अगर पेशेंट खुद नहीं स्नान कर रहा, कपड़े बदल नहीं रहा, तो इस पेशेंट को हम खुद से हम खुद उसे इस काम को करने में मदद करेंगे।
assist line to bath and change clothes. Option B correct. Important question. Cervix develops from. आपको बताना है कि सर्विक्स, जिसे आप नेक ऑफ यूट्रस के नाम से जानते हैं, 2.5 सेंटीमीटर्स की होती है। इसका डेवलपमेंट कहाँ से होता है? ऑप्शन ए वॉल्फियन डक्ट से, ऑप्शन बी मीजोनेफ्रॉन से, ऑप्शन सी मुलेरियन डक्ट से, ऑप्शन डी मेटानेफ्रॉन से। The right answer is option C. सर्विक्स का डेवलपमेंट मुलेरियन डक्ट से होता है। इंपॉर्टेंट है, टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हम इसी के बारे में कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। द मुलेरियन डक्ट गिव्स राइज टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड वॉल्फियन डक्ट गिव्स राइज टू मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। दो प्रकार की डक्ट होती हैं, एक है मुलेरियन डक्ट और दूसरी है वॉल्फियन डक्ट। मुलेरियन डक्ट जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बनाती है, जबकि वॉल्फियन डक्ट जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बनाती है। मुलेरियन डक्ट इज ऑफ द बाइलेटरल डक्ट in embryo that forms the uterus, vagina and fallopian tube। याद रखिएगा, जब फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनता है, उस दौरान एम्ब्रियो में मौजूद मुलेरियन डक्ट के द्वारा फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना और यूट्रस का निर्माण किया जाता है। ये बाइलेटरल डक्ट होती हैं, यानी कि संख्या में 2 होती हैं। ये दोनों डक्ट आगे बढ़कर अपने अपने पार्ट्स को बनाती हैं और फिर एक समय आता है जब ये बिल्कुल एक साथ फ्यूज हो जाते हैं और फाइनली इस प्रकार से यूट्रस का निर्माण हो जाता है। बहुत ही बेसिक चीज़ है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉल्फियन डक्ट की। वॉल्फियन डक्ट इज अ डक्ट इन एम्ब्रियो विच डेवलप्स द डक्टस एपिडिडाइमस, ductus deferens, seminal vesicle, ejaculatory duct, ureter, pelvis of the kidney। वॉल्फियन डक्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स को बनाने के साथ साथ पेल्विस ऑफ किडनी का निर्माण भी करती है। वॉल्फियन डक्ट के द्वारा एपिडिडाइमस, डक्टस डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, इजैक्यूलेटरी डक्ट और यूरेटर का निर्माण भी किया जाता है। Question number 10. A 60 years old male patient has an evolving myocardial infarction. Critical care nurse advised admission because within the first 24 hours of sustaining MI, the greatest risk of। एक 60 साल के पेशेंट को मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन यानी हार्ट अटैक आया है। इस पेशेंट को नर्स के द्वारा शुरुआती 24 घंटों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहने का सजेशन दिया जाता है, क्योंकि आपके ऑप्शंस हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म, सडन डेथ, हार्ट फेलियर, वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म। एमआई के बाद, हार्ट अटैक के बाद पहले 24 घंटे पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। किस वजह से? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर पेशेंट को हार्ट अटैक आया है तो पहले 24 घंटे में, फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर पेशेंट में हार्ट फेलियर होने की संभावना रहती है। इसी वजह से पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए कहा जाता है। आफ्टर हार्ट अटैक फर्स्ट 24 आवर्स वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज अ chances of occurring heart failure and this heart failure may cause sudden death. So these are the important thing. Next question. The most serious complication of meningitis in young children is
अगर किसी यंग चिल्ड्रन को मेनिंजाइटिस हो जाए तो इसका मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? ऑप्शन ए एपिलेप्सी, ऑप्शन बी ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी पेरिफेरल सर्कुलेटरी कोलैप्स, ऑप्शन डी कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस। The right answer is option A. It is epilepsy. याद रखिएगा, meningitis is a infection and inflammation of meningeal layers that protect our brain and spinal cord, and its most serious complication in young children is epilepsy. Next, which hormone stimulates oocyte maturation? फीमेल में oocyte के मैचुरेशन को कौन स्टिमुलेट करता है? GnRH, LH, LHRF या FSH? The right answer is option D. It is follicle stimulating hormone FSH. Question number 14. While cleaning the eye, it has to be clean from. अगर किसी पेशेंट में आप आई क्लीनिंग कर रहे हैं तो इसकी क्या डायरेक्शन होनी चाहिए? ऑप्शन ए इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, ऑप्शन बी आउटर कैंथस टू इनर कैंथस, ऑप्शन सी मिडिल ऑफ आई टू आउटर कैंथस, ऑप्शन डी मिडिल ऑफ आई टू इनर कैंथस। आईज को क्लीन करने के लिए आप हमेशा कौन सी डायरेक्शन यूज करते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। हमेशा याद रखिएगा, आईज की क्लीनिंग इनर कैंथस टू आउटर कैंथस की जाती है। Cleaning has to be done from more clean to less clean area, so inner canthus to outer canthus. Cleaning हमेशा ज़्यादा साफ सतह से कम साफ सतह में की जाती है। इसे आप इस प्रकार से समझिए, जैसे कि मान लीजिए ये पेशेंट है, ये पेशेंट की दोनों आईज हैं, ये नोज़ है, तो आपको जब भी आईज को क्लीन करना होगा तो मोर क्लीन एरिया जो कि पेशेंट का इनर कैंथस वाला पार्ट है, इससे आप लेस क्लीन एरिया जो कि आउटर कैंथस वाला पार्ट माना जाता है, इस डायरेक्शन में करेंगे। तो क्लीनिंग की डायरेक्शन आपकी इस प्रकार से रहेगी, इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, इनर कैंथस टू आउटर कैंथस। इस प्रकार से आप क्लीनिंग करेंगे। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। Next question. The client is admitted to hospital with chronic renal failure. A diet low in protein is ordered. The rationale for low protein diet is. एक chronic renal failure का पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और इस पेशेंट को डाइट में कम प्रोटीन वाला खाना देने के लिए कहा गया है। इस पेशेंट को कम प्रोटीन की खुराक क्यों दी जा रही है, इसके रीजन को आपको सेलेक्ट करना है। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए कहता है हाई प्रोटीन इंक्रीजेस द सोडियम एंड पोटेशियम लेवल। अगर आप पेशेंट को हाई प्रोटीन देंगे तो इससे उसके सोडियम और पोटेशियम लेवल बढ़ जाएंगे। ऑप्शन बी कहता है प्रोटीन ब्रेक्स डाउन इनटू ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड मेटाबॉलिक वेस्ट। जो प्रोटीन है वो यूरिया और नाइट्रोजन जैसे मेटाबॉलिक वेस्ट में टूट जाएगा। ऑप्शन सी कहता है अ हाई प्रोटीन डाइट डिक्रीजेस द एल्ब्यूमिन प्रोडक्शन। हाई प्रोटीन डाइट एल्ब्यूमिन के प्रोडक्शन को घटा देगी
ऑप्शन डी कहता है हाई प्रोटीन डाइट डिप्लीट्स द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। हाई प्रोटीन के कारण कैल्शियम और फॉस्फोरस का लेवल कम हो जाएगा। व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर आप पेशेंट को हाई प्रोटीन देंगे तो उससे प्रोटीन का डाइजेशन होने के बाद ब्लड यूरिया नाइट्रोजन यानी बर्न का लेवल बॉडी में बढ़ने लगेगा। देखिए, हमारी इस पेशेंट की जो किडनी है वो पहले से ही प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही है और प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होने के कारण ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और अदर मेटाबॉलिक वेस्ट किडनी द्वारा बाहर फिल्टर आउट नहीं किए जा पा रहे हैं। अगर आपने इसे ज़्यादा प्रोटीन वाला खाना दिया तो इससे बॉडी में बर्न और मेटाबॉलिक वेस्ट बढ़ने लगेंगे और पेशेंट की किडनी पर वर्कलोड बढ़ जाएगा, तो इससे किडनी के और ज़्यादा डैमेज होने की संभावना है या पेशेंट की बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट का लेवल बढ़ने से पेशेंट की बॉडी में और टिपिकल सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि जितने भी क्रॉनिक किडनी फेलियर के पेशेंट्स आते हैं उन्हें कम से कम मात्रा में प्रोटीन दिया जाए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेडिक्यूलोसिस इज ट्रीटेड विथ। पेडिक्यूलोसिस का ट्रीटमेंट किसके द्वारा किया जा सकता है? DDT 5% to 10%, कार्बोनिक लोशन 1:40, equal part of kerosene and equal part of oil, option D all of the above। पेडिक्यूलोसिस इन्फेक्शन होने पर ट्रीटमेंट के रूप में क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। पेडिक्यूलोसिस के ट्रीटमेंट में DDT 5% और DDT 10% यूज़ किया जा सकता है। कार्बोनिक लोशन 1:40 इस रेशो में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही केरोसिन और ऑयल के इक्वल पार्ट को मिलाकर भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 17, अ नर्स डिजाइन्स अ health teaching program specifically for a client who had gastrectomy. What should this plan include? As a nurse आपको उस पेशेंट के लिए केयर प्लान या टीचिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करना है जिसमें गैस्ट्रेक्टोमी प्रोसीजर हुआ है और इस प्लान में आप नीचे बताए ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट सेलेक्ट करना चाहेंगे। गैस्ट्रेक्टोमी क्या है, इस प्रोसीजर को हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये पेशेंट का स्टमक है, ये ईसोफेगस है, ये ड्यूडेनम पार्ट है। गैस्ट्रेक्टोमी प्रोसीजर के अंदर क्या होता है, हम स्टमक का एक पार्ट काट कर हटा देते हैं। मान लीजिए स्टमक का जो ये वाला हिस्सा है हमने इतना पार्ट काट के हटा दिया। अब इस हिस्से पर डायरेक्टली हमने इंटेस्टाइन को ड्यूडेनम को जोड़ दिया। ठीक है, इतना पार्ट जो था स्टमक का हमने सर्जरी द्वारा काट कर निकाल दिया। दिस इज कॉल्ड द गैस्ट्रेक्टोमी। अब इस पेशेंट में आप कौन सा स्टेटमेंट इंक्लूड करना चाहेंगे एज अ टीचिंग? ऑप्शन 1, एनकरेजमेंट टू रिज्यूम प्रीवियस ईटिंग हैबिट्स एज सून एज पॉसिबल। आप इस पेशेंट को एनकरेज करेंगे कि सर्जरी से पहले जिस प्रकार से भी वो खाना खाता था वो सभी खाना पीना फूड सब्सटेंस लेना शुरू कर दे जल्दी से जल्दी। ऑप्शन 2, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ हाई रफेज डाइट। आप उसे हाई रफेज डाइट के थेराप्यूटिक इफेक्ट्स के बारे में बताएंगे। ऑप्शन 3, अ लिस्ट ऑफ फूड दैट कॉज गैस इन इंटेस्टाइन एंड हाउ टू अवॉइड दैम। आप इस पेशेंट को उन सभी फूड सब्सटेंसेस के बारे में बताएंगे जो कि गैस फॉर्म कर सकते हैं और उन्हें अवॉइड करना है, इस बारे में भी बताएंगे। ऑप्शन 4, इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू लिमिट एंड प्रिवेंट डंपिंग सिंड्रोम।
आप इस पेशेंट को बताएंगे कि डंपिंग सिंड्रोम क्या है और आप इसे किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। गैस्ट्रेक्टॉमी हुई है पेशेंट में और इसके बाद कौन सा टीचिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस क्लाइंट के लिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन 4। हम इस पेशेंट को बताएंगे कि डंपिंग सिंड्रोम क्या है और आप इसे किस प्रकार से लिमिट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। डंपिंग सिंड्रोम का देखिए मतलब ये होता है कि पेशेंट ने खाना खाया और खाना खाते ही तुरंत उसका जो फूड कंटेंट है वो स्टमक से रिलीज होकर आगे इंटेस्टाइन में मूव कर जाए। हम जब भी खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक में खाना आकर कम से कम 2 से 3 घंटे तक रुकता है। यहाँ पर इसका केमिकल डाइजेशन होता है और फिर ये आगे इंटेस्टाइन की तरफ मूव करता है। लेकिन डंपिंग सिंड्रोम वाले पेशेंट में जो खाना है वो बहुत ही जल्दी बिना केमिकल डाइजेस्ट हुए आगे की तरफ निकल जाता है, यानी स्टमक जल्दी से जल्दी खाली होने की कोशिश करता है। यही चीज़ डंपिंग सिंड्रोम कहलाती है। और ऐसा देखा गया है कि जिन पेशेंट्स के अंदर गैस्ट्रेक्टॉमी सर्जरी हुई है उनमें से लगभग 50% पेशेंट्स के अंदर ये डंपिंग सिंड्रोम पाया जाता है। डंपिंग सिंड्रोम को प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट से कहते हैं कि खाने के साथ लिक्विड सब्सटेंस को कम से कम लें, हाई शुगर हाई साल्ट कंटेंट को कम से कम लें और इसके साथ खाना खाने के बाद पेशेंट को कुछ देर के लिए कंफर्टेबल सुपाइन पोजीशन लेने के लिए भी कहा जाता है। इस तरह से हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए अदर ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं। हम इस पेशेंट को इस प्रीवियस जो भी वो फूड सब्सटेंस लेता था उसके बारे में वापस डाइट को रिज्यूम करने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि पेशेंट अगर पहले की तरह खाना खाएगा तो उसमें डंपिंग सिंड्रोम होने की चांसेस रहेंगे। इसके अलावा रफेज का जो इफेक्ट है वो इंटेस्टाइनल कंडीशन में ज़्यादा देखा जाता है। आप कितना फूड में रफेज सब्सटेंस ले रहे हैं इससे स्टमक को कोई बेनिफिट नहीं होता। ये रफेज कंटेंट इस इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। इसके अलावा अगर गैस फॉर्मिंग फूड के बारे में आप पेशेंट को बताना चाहते हैं तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो इंटेस्टाइन में होता है। जब खाना खाने के बाद गैस बनती है तो वो इंटेस्टाइन में फूड के पहुंचने के बाद बनती है, ना कि स्टमक पर। सो यहाँ पर इसका स्टमक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। सो फाइनली ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। इस पेशेंट को डंपिंग सिंड्रोम क्या है, कैसे इसे रोका जा सकता है, इसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। A 4-year-old male is admitted to unit with nephrotic syndrome. He is extremely edematous. To decrease the discomfort associated with scrotal edema, the nurse should. एक 4 साल का बच्चा जिसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ है, इसके पूरी बॉडी में एडिमा है और इस बच्चे के स्क्रोटल एडिमा को कम करने के लिए, डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए हम कौन सा इंटरवेंशन एज अ नर्स कर सकते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर किडनी के द्वारा बॉडी का प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, जिससे बॉडी में एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी हो जाती है और पूरी बॉडी में एडिमा डेवलप हो जाती है। इस सिचुएशन में एज अ नर्स आप क्या करने वाले हैं स्क्रोटल एडिमा को ठीक करने के लिए। आपके ऑप्शंस हैं अप्लाई आइस टू स्क्रोटम, ऑप्शन बी एलिवेट द स्क्रोटम ऑन स्मॉल पिल्लो, ऑप्शन सी अप्लाई हीट टू एब्डोमिनल एरिया, ऑप्शन डी एडमिनिस्टर डायूरेटिक्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। हम इस बच्चे का जो स्क्रोटम है इसे पिल्लो का सपोर्ट दे देंगे। पिल्लो पर इस प्रकार से प्लेस करेंगे कि जो एडिमा है वो ग्रेविटी की वजह से, जो फ्लूइड है वो ग्रेविटी की वजह से ड्रेन आउट हो और एडिमा कुछ कम हो पाए।
Option B is correct here. Question number 19. Intraocular pressure is measured with an instrument called. आपको बताना है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को मेजर किस इंस्ट्रूमेंट द्वारा किया जा सकता है. ऑप्शन ए ऑक्यूलोमीटर, ऑप्शन बी पेरीमीटर, ऑप्शन सी टोनोमीटर, ऑप्शन डी मैनोमीटर. The right answer is option C. इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को मेजर करने के लिए हम टोनोमीटर नाम का इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं और ये मेजरिंग का कंप्लीट प्रोसेस टोनोमेट्री के नाम से जाना जाता है. आपसे नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कितना होता है ये भी पूछा जा सकता है. आप याद रखेंगे 8 to 21 mm of Hg is a normal intraocular pressure और ग्लूकोमा कंडीशन में इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ने लगता है. ऑक्यूलोमीटर का इस्तेमाल हम आई मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए करते हैं. ऑक्यूलोमीटर के द्वारा आई मूवमेंट है या नहीं इस चीज़ को ट्रैक किया जाता है. Perimeter is a device used to determine extent of field of vision. Very important. Previous exam में इसका यूज़ पूछा भी गया है कि पेरीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम फील्ड ऑफ विजन को मेजर कर सकते हैं. आइए इसके बारे में जान लें एग्जैक्टली फील्ड ऑफ विजन क्या है. फील्ड ऑफ विजन और विजुअल फील्ड मीन्स द स्पेस विद इन एन which an object can see while the eyes remain fixed on one point, which is 160 degree horizontal and 140 degree to vertical field. देखिएगा सिंपल करते हैं इस कॉम्प्लिकेटेड चीज को. अगर किसी पर्सन में आप फील्ड ऑफ विजन को मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेरीमीटर नाम के इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ेगी. इस इक्विपमेंट को लेकर हम पेशेंट को ये कहते हैं कि वो एक पॉइंट पर फोकस करते हुए अपनी आईज से हॉरिजॉन्टली कितना देख पा रहा है और वर्टिकली कितना देख पा रहा है. पेशेंट की जो आईज हैं एक फिक्स पॉइंट पर हैं, उनकी आईज में मूवमेंट नहीं होगी. एक जगह पर फोकस करते हुए उसकी आईज आसपास और ऊपर नीचे का कितना एरिया देख पा रही है, इसे हम फील्ड ऑफ विजन या विजुअल फील्ड के नाम से जानते हैं. अगर आपसे पूछा जाए कि हॉरिजॉन्टली हमारी आई एक पॉइंट पर फिक्स रहती हुई कितना देख सकती है तो आप बताएंगे 160 डिग्री. और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फील्ड ऑफ विजन वर्टिकली कितना होता है तो आप बताएंगे 140 डिग्री, 140 डिग्री एंड 160 डिग्री. टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन. नेक्स्ट टोनोमीटर. इसके बारे में हमने बात कर ली. इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को मेजर करने के काम आता है. एक और इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है मैनोमीटर. It is a device used to determine liquid or gaseous pressure. Example CSF pressure. हम मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट में CSF का कलेक्शन करते हैं फॉर कंफर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. जब हम स्पाइनल टैप या लंबर पंक्चर करते हैं तो जब CSF बाहर आ रहा होता है तब उस समय इस मैनोमीटर डिवाइस को वहाँ पर कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि CSF का प्रेशर हम माप सकें. याद रखिएगा मैनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि लिक्विड और गैस के प्रेशर को मेजर करने के काम आता है. और एग्जाम्पल की बात करें तो CSF प्रेशर को हम मैनोमीटर इक्विपमेंट से मेजर कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 20. A nurse is caring for a patient's post-surgical removal of 6 mm oral cancerous lesion. The priority nursing measures would be. आप किसी ऐसे पेशेंट को सर्जरी के बाद संभाल रहे हैं
जिसे मुंह का कैंसर था और इसके माउथ से 6 mm साइज का कैंसर लीजन निकाला गया है। इस पेशेंट के लिए इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा प्रायोरिटी नर्सिंग मेजर आप अपनाएंगे? ऑप्शन ए, एंश्योर दैट द इंसिजनल एरिया केप्ट एज ड्राई एज पॉसिबल। हम पूरी कोशिश करेंगे कि पेशेंट में जो इंसिजनल एरिया है उसे ड्राई रखा जाए। ऑप्शन बी कहता है परफॉर्म मेटिकुलस ओरल केयर एवरी 2 आवर्स। हम इस पेशेंट को हर 2 घंटे में एक बार मेटिकुलस ओरल केयर देंगे। ऑप्शन सी कहता है कि इस पेशेंट के एयरवे को मेंटेन करेंगे। ऑप्शन डी कहता है असेस द क्लाइंट फ्रीक्वेंटली फॉर पेन यूजिंग विजुअल्स। हम इस पेशेंट में पेन का असेसमेंट करेंगे। कौन सा प्रायोरिटी एक्शन यहां पर आप इस्तेमाल करेंगे फॉर दिस पेशेंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। देखिएगा, इस तरह के पेशेंट में जबकि इसका जो एयरवे है कहीं ना कहीं अफेक्टेड है और प्रायोरिटी में अगर एयरवे आपको दिखता है तो आप सबसे पहली प्रायोरिटी इसे ही देंगे। पेशेंट में रेस्पिरेशन या एयरवे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं होगा। एयरवे अगर मैनेज रहेगा तो हम पेशेंट को संभाल सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 21, नॉर्मल यूरिन आउटपुट फॉर एन अडल्ट ड्यूरिंग 24 आवर्स। किसी अडल्ट क्लाइंट के लिए 24 घंटे में कितना यूरिन आउटपुट हो कि हम उसे नॉर्मल मानेंगे? 1500 ml, 1400 ml, 1300 ml या 1200 ml? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1500 ml यूरिन आउटपुट इज अ नॉर्मल। एक दिन में या 24 घंटे में अगर 1500 ml यूरिन आउटपुट है तो ये नॉर्मल माना जाएगा। अगर पेशेंट में 2500 ml यूरिन आउटपुट एक दिन में हो जाता है तो ये कंडीशन पॉलीयूरिया कहलाती है। अगर यूरिन आउटपुट 400 ml से कम है तो ये ओलिगूरिया, और अगर 100 ml पर डे या 30 ml पर आवर से कम हो जाए तो ये कंडीशन एन्यूरिया कहलाएगी। Question number 23. A nurse is teaching a client with acute exacerbation of colitis about the most appropriate diet. Which food selected by the client indicate that the dietary teaching is effective? आपको ऐसे पेशेंट को डाइटरी इंस्ट्रक्शंस देने हैं जो कि कोलाइटिस के सीवियर सिम्टम्स को फेस कर रहा है। पेशेंट की लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन को हम कोलाइटिस के नाम से जानते हैं, और इस पेशेंट के लिए एप्रोप्रिएट फूड सब्सटेंस के बारे में आपको बताना है। इन चारों ऑप्शंस में से किस फूड ऑप्शन को क्लाइंट द्वारा सेलेक्ट किए जाने पर आप ये मानेंगे कि आपके द्वारा दी गई टीचिंग इफेक्टिव रही? ऑप्शन ए ऑरेंज जूस, ऑप्शन बी स्क्रैम्बल्ड एग, ऑप्शन 3 वनीला मिल्क शेक, ऑप्शन डी क्रीम्ड पोटैटो सूप। द राइट आंसर इज ऑप्शन 2। अगर पेशेंट स्क्रैम्बल्ड एग्स को सेलेक्ट करता है तो हम ये मानेंगे कि पेशेंट ने बिल्कुल सही फूड सब्सटेंस को सेलेक्ट किया है। स्क्रैम्बल्ड एग को अगर आप सिंपली माने तो ये है तले हुए अंडे। इस तरह से आप इसे ध्यान रख सकते हैं। आइए रैशनल के बारे में जान लेते हैं। दिस इज लो रेजिड्यू एंड लेस इरिटेटिंग टू द कॉलोन देन अदर फूड्स। यहाँ जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से ये सबसे कम इरिटेशन कॉज करने वाला फूड सब्सटेंस है, और इसका जो रेजिड्यू है वो भी बहुत कम बनता है। सो ये परफेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। स्क्रैम्बल्ड एग को परफेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। ऑरेंज जूस कंटेन सेल्यूलोज विच इज नॉट एब्जॉर्ब्ड एंड इरिटेट द कॉलोन। अगर आप पेशेंट को ऑरेंज जूस देते हैं तो ये
जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और कॉलोन को इरिटेट भी करेगा। इसके अलावा ऑप्शन 3 और 4 के अंदर जो सब्सटेंसेस दिए गए हैं वो मिल्क प्रोडक्ट से बने हैं, यानी उनमें लैक्टोज है और लैक्टोज कॉलोन को इरिटेट करता है, इस वजह से भी इसे हम नहीं देना चाहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको आज के ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। थैंक यू। Question number 24. Exposure to sunlight help a person improve his health because हम किसी भी पेशेंट को सनलाइट एक्सपोजर या धूप में जाने के लिए क्यों कहते हैं, इससे क्या बेनिफिट होता है, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए, इंफ्रारेड किल्स बैक्टीरिया एंड वायरसेस इन द बॉडी। जो इंफ्रारेड लाइट होती है सनलाइट में, वो बैक्टीरिया और वायरस को किल कर देती है। ऑप्शन बी, बॉडी रेसिस्टेंस पावर इंक्रीजेस। हमारी रेसिस्टेंस पावर बढ़ती है। ऑप्शन सी, पिगमेंट सेल्स इन द स्किन गेट स्टिमुलेट टू प्रोड्यूस अ हेल्दी टैन। पेशेंट की स्किन में मौजूद पिगमेंट सेल स्टिमुलेट होकर एक हेल्दी टोन डेवलप करती हैं, हेल्दी स्किन कलर डेवलप करती हैं। ऑप्शन डी, द अल्ट्रा वायलेट रेज कन्वर्ट द स्किन ऑयल इनटू द विटामिन डी। हमारी बॉडी में मौजूद ऑयल, स्किन ऑयल अल्ट्रा वायलेट रेज की कारण विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। What is the health benefit that we will get while coming in contact with sunlight? Choose your answer wisely. This is important and basic question. The right answer is option D. हम पेशेंट को सनलाइट एक्सपोजर इसलिए देते हैं क्योंकि इससे हमारी बॉडी में विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। हम कहते हैं सूरज की किरणों से विटामिन डी मिलता है। वो कैसे बनता है? जब हमारी बॉडी सनलाइट में होती है तो हमारी स्किन में मौजूद स्किन ऑयल अल्ट्रा वायलेट रेज के कारण कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी में। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। Question number 25. Active transport of substance from blood into nephron is called. ब्लड का नेफ्रॉन्स में एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, फिल्ट्रेशन। ऑप्शन बी, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ऑप्शन सी, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। ऑप्शन डी, ऑस्मोसिस। The right answer is option B, tubular secretion. आइए इसे और क्लियर करें। The transfer of material from blood into the renal tubules by active transport called tubular secretion. कुछ सब्सटेंसेस जैसे हाइड्रोजन, पोटेशियम, पेनिसिलिन ब्लड से रीनल ट्यूब्यूल्स में एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके जाते हैं। ये घटना ट्यूब्यूलर सिक्रीशन कहलाती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड इनटू नेफ्रॉन ऑल्सो अकर ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बट इट इज अ पैसिव प्रोसेस नॉट एक्टिव। याद रखिएगा, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है उस समय भी सब्सटेंसेस ब्लड से नेफ्रॉन में मूव करते हैं, बट ये एक पैसिव प्रोसेस है, नॉट एक्टिव प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 26. इन्फेंसी पीरियड। इन्फेंसी पीरियड बताना है आपको।
0 to 1 year, 1 to 3 years, 3 to 6 years, 6 to 2 years, 6 to 12 years. The right answer is option A. इन्फेंसी पीरियड का मतलब है 0 से 1 साल तक की उम्र। 1 साल तक का बच्चा इन्फेंट कहलाता है, इन्फेंसी पीरियड में कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए 1 से 3 साल तक के बच्चे कौन सी एज में होते हैं, तो ये टॉडलर एज ग्रुप होता है। 3 से 6 साल के बच्चे प्री स्कूल एज ग्रुप में कहलाते हैं और 6 से 12 तक स्कूल एज चाइल्ड कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, नेम द हार्मोन यूज्ड फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। लेबर को शुरू करवाने के लिए कौन सा हार्मोन इस्तेमाल किया जाता है? एस्ट्रोजन, फीटल कॉर्टिसोल, प्रोजेस्टेरोन या फिर ऑक्सीटोसिन? The right answer is option D. ऑक्सीटोसिन हार्मोन लेबर को शुरू करवाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। Question number 28. Level of consciousness of a head injury patient is assessed by। एक पेशेंट जिसमें हेड इंजरी हुई है, इसके लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का असेसमेंट किसके द्वारा किया जा सकता है? हेड इंजरी चार्ट के द्वारा, सेनाइल चार्ट के द्वारा, रैपिड असेसमेंट स्केल के द्वारा या फिर ग्लासगो कोमा स्केल के द्वारा? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। यहाँ पर हम ग्लासगो कोमा स्केल का इस्तेमाल करके पेशेंट में लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का असेसमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 29, द नर्स इज असिस्टिंग अ रजिस्टर्ड नर्स with discharge instruction for a client with implantable defibrillator. What discharge instruction is essential? आप एज अ नर्स ऐसे क्लाइंट को डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं जिसमें डिफिब्रिलेटर इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर इम्प्लांट किया गया है। इस सिचुएशन में आप कौन सा इंस्ट्रक्शन देंगे? यू कैन नॉट ईट फूड प्रिपेयर्ड इन माइक्रो ओवन। यू शुड अवॉइड मूविंग द शोल्डर ऑन द साइड ऑफ पेसमेकर for 6 years. Option C, you should use cell phone on your right side. Option D, you should not be able to fly on commercial airliner with defibrillator in place. इन चारों ऑप्शंस में से इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट सही माना जाएगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हम इस पेशेंट से कहेंगे कि आप राइट साइड में सेल फोन का इस्तेमाल कम से कम करें। देखिएगा यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है। द क्लाइंट विथ इंटरनल डिफिब्रिलेटर शुड लर्न टू यूज एनी बैटरी ऑप्टेड मशीनरी ऑन ऑपोजिट साइड। पेशेंट में इंटरनल डिफिब्रिलेटर लगाया है आपने। अब इस पेशेंट को आपको समझाना है कि अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें बैटरी लगी है, तो उसे आप डिफिब्रिलेटर जिस साइड में इम्प्लांट किया गया है उससे ऑपोजिट साइड की तरफ से इस्तेमाल करेंगे। ही शुड ऑल्सो टेक हिज पल्स रेट एंड रिपोर्ट डिजीनेस एंड फेंटिंग। आप इसे अपनी पल्स रेट को भी असेस करने के लिए कहेंगे और किसी भी प्रकार की डिजीनेस या फेंटिंग होने पर तुरंत रिपोर्ट करने के लिए कहेंगे। इसके अलावा पेशेंट माइक्रो ओवन में बना फूड खा सकता है, वो अपने शोल्डर्स को इजीली मूव कर सकता है और एरोप्लेन से ट्रैवल कर सकता है। ये सभी फाइंडिंग्स नॉर्मल रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 30, HbA1c टेस्ट मीन्स ग्लूकोज लेवल ओवर। अगर किसी क्लाइंट में HbA1c टेस्ट
के द्वारा ग्लूकोज की मॉनिटरिंग करवाई जाती है तो ये कितने दिनों तक का ग्लूकोज लेवल बता सकता है? 2 दिन का, 15 दिन का, 30 दिन का या 90 दिनों का? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। याद रखिएगा, HbA1c टेस्ट के द्वारा हम पेशेंट में 90 डेज या 3 मंथ्स तक का ग्लूकोज लेवल मॉनिटर कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what should the nurse include in teaching plan for a client taking calcium channel blockers such as nifedipine? Select all that may apply. एज अ नर्स आप उस पेशेंट को कौन सी टीचिंग देना चाहेंगे जो कि निफेडिपिन नाम की कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग ले रहा है? ऑप्शन 1, रिड्यूस कैल्शियम इनटेक। ऑप्शन 2, चेंज पोजीशन स्लोली। ऑप्शन 3, रिपोर्ट पेरिफेरल एडिमा। ऑप्शन डी, एक्सपेक्ट टेम्पररी हेयर लॉस। ऑप्शन डी, अवॉइड ड्रिंकिंग ग्रेप फ्रूट जूस। सेलेक्ट योर आंसर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे रहे हैं आप पेशेंट को, तो टीचिंग में कौन सी बात बताने वाली है? द राइट आंसर इज ऑप्शन 2 and 3 and 5। सबसे पहला पॉइंट है रिड्यूस कैल्शियम इनटेक, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आप पेशेंट को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे रहे हैं, इससे कैल्शियम का लेवल प्रभावित नहीं होगा, तो यहाँ पर कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने या घटाने से कोई बेनिफिट नहीं है। सो दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। इसके अलावा ऑप्शन 4 कहता है एक्सपेक्ट टेम्परेरी हेयर लॉस, जो कि बिल्कुल गलत है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के बाद जो हेयर लॉस जैसी प्रॉब्लम है वो नहीं देखी जाती। इसके अलावा अब हम बात करते हैं राइट ऑप्शंस की। ऑप्शन 2 को हमने सही इसलिए माना है क्योंकि जिन पेशेंट्स में हम निफेडिपाइन या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं उनमें हाइपोटेंशन डेवलप होता है, या यूं कहें इनमें बीपी कम होने लगता है। अगर ये पेशेंट बेड पर लेटे हैं और अगर अचानक से उठने की कोशिश करते हैं तो बीपी कम होने के कारण इन्हें वर्टिगो आ सकता है, चक्कर आ सकता है और नीचे गिर सकते हैं, जिससे इंजरी हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट को हम अपनी पोजीशन को धीरे धीरे चेंज करने के लिए कहेंगे। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन डेवलप हो सकता है निफेडिपिन के कारण, इसलिए हम क्लाइंट को पोजीशन धीरे से बदलने के लिए कहेंगे। पेशेंट में हार्ट फेलियर के कारण एडिमा डेवलप हो सकती है, पेरिफेरल एडिमा डेवलप हो सकती है, इस चीज़ को रिपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा पेशेंट को हम ग्रेप फ्रूट जूस नहीं लेने के लिए कहेंगे, क्योंकि अगर पेशेंट निफेडिपिन मेडिसिन के साथ ग्रेप फ्रूट जूस लेता है तो ये इसके एब्जॉर्प्शन को अल्टर कर सकते हैं, इस वजह से हम इसे अवॉइड करने के लिए कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, फ्रॉम द अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स फीटल सर्कुलेशन विया। अम्बिलिकल वेन के द्वारा लाया गया ब्लड फीटल सर्कुलेशन में किसके थ्रू एंटर होता है? डक्टस आर्टीरियोसस, डक्टस विनोसस, फोरामेन ओवल या हिपैटिक वेन? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डक्टस विनोसस। डक्टस विनोसस एक बाईपास चैनल है जो कि लीवर के पास पाया जाता है। याद रखिएगा, अम्बिलिकल वेन फीटल सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, जबकि अम्बिलिकल आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। फीटस की अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 आर्टरीज और 1 वेन होती है। फोरामेन ओवल दोनों एट्रियास के बीच स्थित ओपनिंग होती है।
Question number 33. A client in the cardiac step down unit requires suctioning for excessive mucus secretion. The nurse should be most carefully monitor for the client for which dysrhythmias during this procedure. एक पेशेंट जो कि कार्डियक यूनिट में एडमिट है, कार्डियक मॉनिटर उससे लगा हुआ है, इस पेशेंट को म्यूकस सिक्रीशंस आ रहे हैं और अब आप उसमें सक्शन करने वाले हैं। सक्शन के दौरान क्लाइंट में कौन से डिसरिथमियाज डेवलप हो सकते हैं उसे आपको बताना है। ऑप्शन ए ब्रैडीकार्डिया, ऑप्शन बी टैकीकार्डिया, ऑप्शन सी प्रीमैच्योर वेंट्रिकुलर बीट्स, ऑप्शन डी हार्ट ब्लॉक। सक्शन के दौरान कौन सा डिसरिथमिया पेशेंट में डेवलप होने की संभावना रहती है जिसके लिए आपको सक्शन करते समय अलर्ट रहना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज ब्रैडीकार्डिया। ब्रैडीकार्डिया का मतलब होता है कि हार्ट रेट का 60 बीट्स पर मिनट से कम होना। जब हम पेशेंट में सक्शन करते हैं तो उस समय पेशेंट की जो वेगस नर्व है वो स्टिम्युलेट हो जाती है और वेगस स्टिम्युलेशन के कारण पेशेंट की हार्ट रेट कम हो सकती है, ब्रैडीकार्डिया हो सकता है, इसलिए हमें अलर्ट रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34. Voluntary rejection of unacceptable thoughts or feeling from conscious awareness is called. आपके दिमाग में कुछ ऐसी फीलिंग्स या विचार आ रहे हैं जो कि अनएक्सेप्टेबल हैं और आप उसे जानबूझकर रिजेक्ट कर रहे हैं, कॉन्शियसली रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए सप्रेशन, रिमिशन, सब्लिमेशन या रिप्रेशन। Voluntary rejection of unacceptable thought or feelings known as. The right answer is option A. This is called suppression. यहाँ पर दो टर्म्स हैं, सप्रेशन और रिप्रेशन, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। सप्रेशन की यदि बात करें तो अगर किसी पेशेंट में कोई ऐसी थॉट्स या फीलिंग्स आ रही हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है और पेशेंट उन्हें कॉन्शियसली जानबूझ के ड्रॉप कर रहा है तो ये कंडीशन सप्रेशन कहलाएगा। और अगर पेशेंट अनएक्सेप्टेबल थिंग्स को अनकॉन्शियसली या इनवॉलंटरी अवॉइड कर रहा है तो ये कंडीशन रिप्रेशन कहलाएगी। अनकॉन्शियसली और इनवॉलंटरली forget some things is called repression. Take a screenshot for your revision. So everyone, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको आज के ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल को ज्वाइन कराएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक।